हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गाइड में। आप सभी को आज मैं MHD 3 उपन्यास एवं कहानियों में से पहला उपन्यास पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है गोदान, जो कि लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। इसका प्रकाशन 1936 में किया गया था और इसके मुख्य पात्र हैं होरी। होरी जो कि एक पति है, धनिया पत्नी, होरी की पत्नी धनिया है, गोबर पुत्र है, सोना बेटी है, बड़ी बेटी, रूपा छोटी बेटी और झुनिया। झुनिया गोबर की पत्नी है, हीरा होरी का भाई है, पुनिया हीरा की पत्नी, राय साहब अमरपाल सिंह, दातादीन मातादीन दातादीन का पुत्र है, झिंगुरा सिंह, सीलिया, मालती, मेहता। आप इन सभी किरदारों को बारी बारी आप गोदान के उपन्यास में देखेंगे। अभी तक आप सभी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का बटन दबा के मेरी नोटिफिकेशन आप पा सकें। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि यथार्थवादी उपन्यास है। कृषक जीवन की समस्या को दिखाया गया है इसमें। यह तत्कालीन समाज का चित्रण है। गरीबी की विवशता है इसमें, जाति वर्ण भेद की समस्या है, किसान की अभिलाषाएं हैं, प्रेम और त्याग का चित्रण है। ग्रामीण जीवन का संघर्ष भी इसके अंदर भली भांति दिखाया गया है। अब हमारा उपन्यास शुरू हो गया है। MHD 3 का उपन्यास पहला, गोदान, प्रेमचंद्र। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जिसमें किसान जीवन की त्रासदी का बड़ा वृत्त बनता है। इसके अंदर इस उपन्यास में आप किसान के बारे में देखेंगे और किसान का जीवन के बारे में देखेंगे और उनकी त्रासदियों के बारे में आप जानेंगे। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में विभिन्न प्रसंगों और पात्रों के माध्यम से बड़े वृत्त को बनाया है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग किरदार के रूप में मुख्य पात्र आते रहेंगे और जो कि आप देखेंगे। आलोचकों की राय है कि गांव की कथा भी गोदान को संपूर्ण बनाती है, शहर की कथा का होना जरूरी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद्र ने इस उपन्यास में गांव और शहर की कथा को मिलाकर इस उपन्यास को तैयार किया है। इसीलिए आलोचकों की राय है कि इस उपन्यास को संपूर्ण करने के लिए सिर्फ ग्रामीण जीवन ही काफ़ी था, शहरी जीवन को लाना इसमें जरूरी नहीं था। गोदान क्या है? गोदान विभाजित कृति नहीं है बल्कि एक मुकम्मल कृति है। गांव और शहर की कथाएं मिलकर गोदान के हर प्रसंग को अपना महत्व है। संरचना में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। प्रेमचंद ने सीखना चाहिए कि गांव के लोगों के प्रसंगों में उस इलाके की भाषा की ज़रूरत नहीं होती है। संरचना में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। प्रेमचंद्र अपने लेखन में लोक भाषाओं का पुटलाते हैं। पात्र सहज सरल हिंदी बोलते हैं जो सब तक पहुंच जाती है। प्रेमचंद्र कभी अपनी भाषाओं को कठिन या कोई अलग बोली के रूप में नहीं प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वह सरल और सहज भाषा बोलते हैं जिससे कि वह सभी को समझ आ जाए। पृष्ठभूमि का असर साफ दिखता है। प्रेमचंद्र के लिए भाषा जरूरी नहीं है, समस्याओं को लेकर केंद्र में लेकर आते हैं। प्रेमचंद्र की भाषा पाठकों को उलझाती नहीं है। प्रेमचंद्र की भाषा पारदर्शी है। प्रेमचंद्र का उद्देश्य उनकी भाषा से साफ पता चलता है। साहित्य क्या करता है? साहित्य का काम मनोरंजन करना नहीं बल्कि साहित्य चेतना को जगाने का काम करता है। गोदान के मुख्य पात्र आपको मैं बता चुकी हूँ। गोदान के मुख्य पात्र, अब इसको थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। जैसे कि होरी एक किसान है जिसकी उम्र 40 वर्ष है, किंतु वह दिखता 60 वर्ष का है। उपन्यास का जब आरंभ होता है तो होरी और धनिया दोनों जो कि पति पत्नी हैं, वे संवाद कर रहे होते हैं कि 60 वर्ष कौन जिएगा। जो कि आप सभी जानते हो आजकल 60 वर्ष किसी की आयु होना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसीलिए वह दोनों ये बात करते हैं। धनिया जो है पूस की रात की मुन्नी का विकास है, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा ही लिखित एक कहानी है, पूस की रात। धनिया एक तेजस्वी लेकिन दुर्लभ चरित्र है। मालती स्वतंत्र चेतना, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर स्त्रियों पर स्वप्न देखती है। गोबर विडंबनाओं को सूचित करने वाला पात्र है। गोबर किसान का बड़ा बेटा है और छोटी 2 बेटियां हैं जो कि रूपा और सोना है। गोबर शहर की तरफ जाता है।
गांव और शहर के बीच पुल का काम करता है। गोबर नई पीढ़ी का प्रतीक है। किसान से मजदूर बनने की प्रक्रिया को सूचित करता है। गोबर ने अपने पिता के दुख और संघर्षों को देखा है। किसान के मजदूर बनने को प्रेमचंद्र अच्छा नहीं मानते हैं। किसान का मजदूर बनना एक त्रासदी है, क्योंकि उस वक्त सभी किसानी करते थे, मतलब अपना काम किया और अपना पेट पालन कर लिया। वह मजदूरी करने को एक त्रासदी मानते थे। झुनिया, झुनिया को छोड़कर जो गोबर होता है और झुनिया होता है, इन दोनों में प्रेम संबंध हो जाते हैं और फिर झुनिया गर्भवती हो जाती है, जिस वजह से गोबर डर के मारे उसे छोड़कर, गांव में छोड़कर वह शहर भाग जाता है। तो झुनिया अब क्या करती है, देखिए। झुनिया को छोड़कर गोबर भाग जाता है। झुनिया को धनिया बहू के रूप में स्वीकार करती है। झुनिया भोला की बेटी है। विधवा होने में स्त्री का क्या दोष है। प्रेमचंद्र झुनिया को सुंदर जीवन देने की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। झुनिया एक प्रगतिशील स्त्री है। झुनिया विधवा के अभिशप्त जीवन से बाहर निकल आती है, जबकि वो जब गोबर की पत्नी बन जाती है। तो सीलिया, सीलिया एक दलित स्त्री के दुख सूचित करती है। सीलिया एक दलित परिवार से बिलोंग करती है, तो वो एक दुख सूचित करती है। सीलिया के शोषण को मार्मिक ढंग से उबारा है। सीलिया को माता दीन स्वीकार करता है। माता दीन और सीलिया भी प्रेम संबंध में होते हैं, और सीलिया जब गर्भवती हो जाती है तो फिर उसे माता दीन स्वीकार कर लेता है, जबकि सीलिया एक दलित जाति की होती है और माता दीन उच्च जाति का होता है। तो माता दीन का चरित्र गोदान में इकलौता हृदय परिवर्तन है। प्रेमचंद्र के अनुसार प्रेम को महत्व मिलना जाति महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेमचंद्र के अनुसार प्रेमचंद्र क्या कहते हैं कि प्रेम को महत्व मिलना चाहिए, जाति महत्वपूर्ण नहीं करती है। प्रेमचंद्र की दृष्टि में आधुनिक भारत सुंदर और विकसित होना चाहिए। आधुनिक भारत में प्रेम को महत्व मिलना चाहिए। ऐसी राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं जिसमें कोई किसी जाति विशेष का नहीं होगा और सब भारतीय होंगे। प्रेमचंद्र अपने लेखन में देश का गौरव पैदा करते हैं। मालती और मेहता का महत्वपूर्ण संदर्भ है इस उपन्यास में। भोला, भोला महत्वपूर्ण चरित्र है। झुनिया का पिता है, जो कि झुनिया कौन है, गोबर की पत्नी। मैं आपको बीच बीच में याद दिलाती रहूंगी कि झुनिया कौन है, गोबर कौन है, जिससे क्या है आपको याद करने में इजी रहेगा। भोला के माध्यम से खास बात कही है, किसान एकता की बात की है। मतलब कि भोला और गोबर को लेके इन सब में वो एक किसान एकता की बात की है। हीरा, हीरा होरी का छोटा भाई है, जिसने होरी की गाय को जहर खिलाया था। यह किसान जीवन का सौंदर्य है कि वह कुटुंब की बात को कुटुंब में ही रहने देता है। खन्ना, खन्ना साहब पूंजीपति है। यह पात्र पूंजीपति के आगमन को सूचित करता है। राय साहब जमींदार हैं। ये पात्र शोषण तंत्र की बारीकी से है रेखांकित करता है। यह चरित्र बताता है कि जमींदार मीठा बनकर कैसे किसान को शोषित करते थे। मतलब कि पहले के ज़माने में ये होता था कि जमींदार वर्ग थे, वो शोषित करते थे लोगों से मीठी मीठी बात करके उनके खेत हड़पना, उन पे जितने भी पैसे हैं वो हड़पना। बाकी अब ये सब चीज़ें कम हो गई हैं अब भी, मगर ये चीज़ कम हो चुकी हैं। जमींदार वर्ग अंग्रेज़ों के उपहार भिजवाता है और कांग्रेस को भी चंदा देता है। दोहरा खेल करता है। गोदान क्या है? कृषक जीवन का महाकाव्य नहीं है, ग्रामीण जीवन का उपन्यास नहीं है, शहरी जीवन का उपन्यास नहीं है। गोदान हर किरदार का उपन्यास है। 1903 ईस्वी में प्रेमचंद्र ने ओलिवर क्रॉमवेल की जीवनी पर केंद्रित आलेख लिखा। आलेख को लिखते हुए सोचा कि किसानों को केंद्र में रखकर कुछ लिखना चाहिए, तो उनके मन में आया गोदान उपन्यास, जो कि उन्होंने फिर लिखना स्टार्ट किया। प्रेमचंद्र, एक दशक तक किसानों का विचार उनके मन में चलता रहा। मतलब सोचो, एक दशक तक वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि मुझे किसान के बारे में कुछ लिखना चाहिए। फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। एक दशक बाद प्रेमचंद ने कई उपन्यास लिखे। उन्होंने काफ़ी उपन्यास लिखे, मगर किसान के बारे में वो सोचते रह गए कि मुझे इसके ऊपर एक उपन्यास लिखना चाहिए। प्रेमचंद की कृतियाँ: पंच परमेश्वर, पूस की रात, बलिदान, सवा सेर गेहूँ। प्रेमचंद ने किसान के जीवन को देखने के नए नज़रिए दिए।
अवध का किसान आंदोलन होने से पहले प्रेमाश्रम जैसी कृति लिखी। ये उड़िया में लिखी। फकीर मोहन सेनापति के 6 मरण आन गूंठ के बाद किसान जीवन पर दूसरा ही उपन्यास है। कर्मभूमि उपन्यास स्वाधीनता आंदोलन पर केंद्रित है। कर्मभूमि का बड़ा अंश किसानों पर केंद्रित है, जो कि उन्होंने प्रेमचंद ने लिखा था एक कर्मभूमि उपन्यास, जो कि वो भी किसानों पर केंद्रित है। गोदान एक ऐसी कृति है जिस पर प्रेमचंद को गर्व रहा होगा। गोदान की संरचना कैसी है? ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ये गांव की राजनीति को समझाते हैं। इसके अंदर आप गांव की राजनीति भी देखेंगे कैसे होती है कैसे नहीं। गोदान के केंद्र किसान है। मेन गोदान का केंद्र क्या है? किसान है। इसके अंदर घूम फिर के किसान की बात की जाएगी। गोदान किसान और जमींदार के बीच के अंत्य संघर्ष को समझाया है। जमींदार व्यवस्था ने भारतीय किसान के प्रस्तुत किया हुआ था। यह उपन्यास साहूकार और किसान के रिश्ते पर रोशनी डालता है। यह उपन्यास साहूकार और किसान के रिश्ते पर रोशनी डालता है। बहुस्तरीय शोषण और संघर्ष को रेखांकित करता है। किसान और सरकार के बीच में जमींदार का जरूरत को नकारता है, मतलब कि मना करता है कि सरकार और किसानों के बीच जमींदार की कोई ज़रूरत नहीं है। बिचौलिया वर्ग की ज़रूरत को नकारता है। दलित जीवन का संघर्ष एक उपकथा की तरह है। छुआछूत के प्रसंग को भी शामिल किया गया है। गोदान प्रेमचंद पर प्रभाव। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर। प्रेमचंद के विचारों में दार्शनिक ऊंचाई दिखती है। प्रेमचंद वंचितों के बारे में सोचते हैं। गोदान के किरदार की कहानी आपको मैं कल बताऊंगी, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मुझे कहीं जाना है। प्लीज़ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।